चंदन कश्यप जी ने एक शब्द होते हैं, जिद करो दुनिया बदलो। जिद की 2013 से 2018 तक बखूब काम किया। जितने लोग यहां बैठे हैं इस बात के गवाह हैं, पूरे नारायणपुर की जनता गवाह है। उन्होंने 5 साल लगातार काम किया। 2018 में फिर से उनको पार्टी ने यहां का चेहरा बनाया, और पार्टी ने जब चेहरा बनाया चंदन जी, तो मैं उस वक्त मौजूद था। सीएम साहब जब उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका एक ही शब्द था, नारायणपुर हर हाल में जीतना है। कुछ कॉम्पिटिटर थे आपके उस समय जो चाहते थे उनको भी चुनाव लड़ने मिले, लेकिन उनका एक ही कहना था कि मुझे नारायणपुर जीतना है। बाबा उस वक्त मौजूद थे, उस समय भूपेश बघेल जी मौजूद थे। बहुत साफ किया कि मुझे ये नारायणपुर जीतना है, और नारायणपुर जीतने के लिए एक ही नाम सामने आया, चंदन कश्यप, और विधायक हैं 2018 से लगातार। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं स्वागत के लिए हमारे जो नारायणपुर के ब्यूरो हैं नावेद, उनको मंच पे बुलाता हूं, और मैं चाहूंगा कि पुष्प कुछ देकर चंदन कश्यप जी का स्वागत करें। आइए। मैं घनश्याम जी से भी चाहूंगा, हमारे ब्यूरो हैं कोंडागांव के, वो भी आकर चंदन कश्यप जी का स्वागत करें। फिर इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जोहार नारायणपुर। आप लोग सब बैठते जाइए, जहां जिसको जगह मिले। पूरा हॉल खचाखच भरा है। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चंदन जी, राजनीतिक सवाल तो आगे होते रहेंगे। सबसे पहला मेरा यही सवाल था कि टीचर जो होता है उसका काम होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, और बखूबी आपने काफी लंबा समय शिक्षक के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, मास्टर के तौर पर निभाया। अचानक ऐसा क्यों लगा कि यार अब बच्चों से ज्यादा इस नारायणपुर को चंदन की जरूरत है? चंदन जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं माध्यमिक शाला राजागांव में शिक्षक था और आदरणीय मोहन मरकाम जी उस क्षेत्र से साइकिल से दौरा करते थे, और मैं भानपुरी विधानसभा का हुआ करता तो कोंडागांव विधानसभा था। मैं देखा, जब से होश संभाला तब से आदरणीय बलिराम कश्यप जी को मैं विधायक रूप और मंत्री रूप में देखा, और 10 साल अंतुराम कश्यप जी 93 से 3 तक थे। तब मुझे भी हुआ कि भानपुरी में एक ही घर में राजनीति घूम रही है, बदलाव करना चाहिए। ये सोच के मेरे पास भानपुरी क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता गए। नाम बताना चाहूंगा मैं, आदरणीय श्याम दीवान जी और अचल वाजपेयी जी और लोग भी गए। मेरा निवेदन है आप लोग शांति बना के रखें। मेरा निवेदन है बिल्कुल शांति रखें, बिल्कुल शांति रखें। और उन्होंने गया और कहा कि गुरुजी आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं 1-2 दिन मोहलत दीजिए, समय दीजिए कर टालता रहा, लेकिन हर हफ्ता ये पहुंचते रहे अचल वाजपेयी और श्याम दीवान जी। फिर जब देखा कि विकास हो नहीं रहा है भानपुर विधानसभा में, एक ही घर में राजनीति रहते हुए भी, तो मैं सोचा, घर में आके मनन किया, और अंत में फैसला लेना पड़ा कि हमारे घर में सब सर्विस में हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दिया जाए, सेवा से अलग हुआ जाए। ये सोच के मैं आगे पीछे नहीं सोचा। फिर 3 अगस्त 13 को अपने पद से रिजाइन किया, क्योंकि मुझे 33.5 साल सेवा करते हो चुके थे और पूर्ण पेंशन मिलेगा ये भी मालूम था। और 1 महीना के बाद 3 सितंबर को रिजाइन स्वीकृत हुआ। फिर मैं आया। अब सितंबर में 3 सितंबर बाद जब रिजाइन स्वीकृत हुआ तो हम रायपुर, दिल्ली नेताओं के पास आना जाना करने लग गए। फिर टिकट के लिए दौड़े, 1 महीना के दौड़ धूप से। टिकट तो हमारे कांग्रेसी लोगों ने ले आया, दिलाया, और हमने चुनाव भी लड़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं 13 के चुनाव में हार गया, क्योंकि मुझे सबसे अंत में टिकट दिया गया था। 19 दिन का समय मिला था
और मैं विधानसभा कोंडागांव में नौकरी करता था, शिक्षक था, और अचानक नारायणपुर विधानसभा में आके चुनाव लड़ना कठिन तो रहा ही है, चुनौतीपूर्ण भी रहा है। फिर भी हमने 2008 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े अंतर शिकस्त दी थी पूर्व मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी ने, तो हमने चुनाव लड़ा और उस अंतर को 12,800 मिला के पटका, क्योंकि मुझे समझ नहीं हुआ। और ये विधानसभा आपका कोंडागांव जिला, बस्तर जिला और नारायणपुर जिला, 3 जिलों को मिलकर बनाया गया है, और 3 जिला में अचानक 19 दिन में कवर करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। और यहाँ तक कि मुझे घर के नाम दूसरा था और शिक्षक की जीवन का नाम दूसरा था, तो हमारे जान पहचान वो तो शिक्षक है, कहाँ से विधायक मंडल खड़ा होगा, ये सोच के अधिकांश मेरे घर वाले भी मतदान नहीं किए मेरे नाम से। इस तरह हमने उस विधानसभा चुनाव को हारा, और मैं तीसरे दिन से ही हारने के बाद, मेरा सवाल चंदन जी वही था। बहुत सारी माताएं भी यहाँ पर बैठी हैं, कुछ स्टूडेंट भी मुझे दिख रहे हैं। अक्सर जब हम जीवन में हार पाते हैं, हारते हैं तो टूट जाते हैं। हार के बाद कई लोग उस दिशा को ही बदल देते हैं। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई चुनाव में रहता है, उसको ऐसा लगता है शायद मैं उस पद के लिए नहीं बना हूं। हारने के बाद मुझे जो पता चला कि दूसरे या तीसरे दिन से फिर से फील्ड पर निकल गए थे, तो ये दिल में ये था कि यार विधायक तो मैं बनकर रहूंगा, आज नहीं तो कल बनूंगा। शायद आपको बता दूं, मैं हार के बाद ही जीत है। यदि मन में लगन हो, कार्यकर्ताओं में जोश हो, तो फिर मैं कहां पीछे हटने वाला था। हमारे कार्यकर्ता जोशीले हैं, जोशीले थे पहले भी और आज भी जोशीले हैं। मैंने चुनाव हारने के बाद सोचा, एक बार चुनाव हार गया हूं, समय के अभाव में या जान पहचान के अभाव में, क्यों न दूसरे तीसरे दिन से घुमा जाए। तब मुझे बहुत से ताने भी मिले, मैंने तानों को बर्दाश्त किया, सुना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव हो या जिंदगी हो, एक जुआ है, मैं जुए की तरह लिया और निकला। क्योंकि मुझे 18 में जब चुनाव लड़ने का समय आ गया था, इस 14 अप्रैल 18 को अचानक पैरालिसिस का अटैक आया। फिर उसके बाद सबसे पहले दीपक बैच सांसद महोदय आए, फिर मोहन मरकाम भी आए देखने, आदरणीय कवासी लखमा मंत्री जी भी आए, और उन्होंने ढाढ़स बंधाया, इलाज कराओ, कोई दूसरा चेहरा नहीं है हमारे पास, आपको चुनाव लड़ना है, ये सारी बातें की। तब मैं हिम्मत किया। और उसके पहले जब तीसरे दिन से निकला, तो हम कभी बाइक से, कभी कार से, कभी कहीं पैदल, किसी के उसके साथ पैदल, जहां पाए वहां रुक जाते थे रात में, और वहां के लोगों को रात को बैठक लेते थे। फिर उसके बाद वहां समझा फिर दूसरे गांव की हो जाते थे। कई ऐसे समय भी आए जब नदी के उस पार गए हम, गोलियों की आवाज भी आई, 1-2 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए। फिर वहां हमको जमीन में लेटाया भी गया, और वहां जब हम वापस आए, पुलिस वाले रोके, जब तक उधर से वापस पुलिस वाले नहीं आते आपको जाने नहीं देंगे। आपको नो मैं बताया चंदन कश्यप, हम नहीं जानते, बोले पुलिस वाले। फिर हमको रानापाल के मर्दापाल कोंडागांव जिला के उन्होंने कहा ये चंदन कश्यप है, ये चुनाव लड़ चुके थे, इनको जाने दे, तब के हमको वहां से जाने दिया गया था। अरे बहुत सारे परेशानियां हम 13 से 18 के बीच में झेले। कहीं कहीं हमारे समाज, आदिवासी समाज के लोगों को पुलिस के द्वारा इनकाउंटर भी किया गया फर्जी। और वहां भी जब मैं कुछ कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, उस कार्यक्रम में न जाके मैं सीधा मर्दापाल थाना पहुंचे, जहां लाश को लेके ग्रामीण नदी किनारे बैठे थे। वहां गया तो पुलिस वाले भी मुझे पकड़ थाना में बंद कर दो। मैं बोला आदिवासी हूं, मैं चंदन कश्यप में मिलना चाहता हूं, परिवार को मिलने नहीं दिया गया। तब मैंने मोहन मरकाम जी को फोन किया, और मोहन मरकाम जी जैसे 3 बजे उनका कार्यक्रम खत्म हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो तत्काल दौड़े तो लाश को लेके भाग गए, कैंप में छुपा दिए। तब हमने वहां जो 4-5 हजार लोग इकट्ठा थे नदी किनारे, वहां हम पैदल गए, पैदल मार्च कर थाना का घेराव किए। तो थाना शाम 6 बजे ही पूरे लाइट को बंद कर दिए हमने।
लाइन से डायरेक्ट हुकिंग कर लाइट जलाया, 4-5 बोरा चावल ला के बनवाए, खाना दाल बनवाए और रात 12 बजे तक वहां खाना खिलाए सब पब्लिक को। उसके बाद कहीं जाके बात करने 2-4 अधिकारी आए और बात की, हम लाश मांगे तो लाश को दिए, पहुंचा तो डर के मारे मार पड़ेगा, हम छोड़ने नहीं जाएंगे। गए नहीं, पुलिस की गाड़ी में हम लाश को लेके गए और उस पर गाँव छोड़े, तब हम रात को 2-3 बजे घर पहुंचा। अरे सारी परिस्थितियों को मैं देखा और मेरा मन में यही था कि मुझे एक बार चुनाव हारा हूं, हमको विधायक बनना है। और कार्यकर्ताओं ने ठान लिया, चुनाव मैं नहीं जीता 18, ये कार्यकर्ता जीते, उनकी जीत है, मतदाताओं की जीत है। क्योंकि यहाँ की जनता पहले भानपुरी विधानसभा में भी देखे और नारायणपुर 15 साल के शासनकाल को भी देखे। मैं उसी सवाल पर आ रहा था चंदन जी, जब मैं आता था उस समय चुनाव के समय, इस वक्त भी आया मैं चुनाव के समय, तो मुझे कहा जाता था कि एक हेलीकॉप्टर मंत्री हैं और एक स्कूटी वाले मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का आपको भी दर्जा प्राप्त है ये। लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूं कि हेलीकॉप्टर वाले जो मंत्री जी हैं वो हर गली गली जा रहे हैं, वो भी स्कूटी में जा रहे हैं, वो भी आम लोगों से मिल रहे हैं। 15 साल क्या नारायणपुर की जनता ने उनका चेहरा नहीं देखा? कई लोगों ने बोला कि वो आते ही नहीं थे। ये बड़ा एक सेटबैक था उनके लिए और आपके उभरने का, क्योंकि जनता से कनेक्ट आपको रहना पड़ेगा अगर चुनाव आपको जीतना है तो। देखिए, छत्तीसगढ़ के वो मंत्री थे और जब भी इस क्षेत्र में आए कभी कार से चलते हुए किसी ने देखा नहीं होगा। जहां भी गए हेलीकॉप्टर से गए। ये जो आम मतदाता है, जहां भी गए वहां गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, पिकअप में गाय बैल एक तरह ढोके लाया जाता था और वहां दूर बैठाया जाता, तो कभी उनसे मुखातिब होने का समय नहीं मिला। आज सत्ता सुख क्या है मैं भी जानता, वो भी जानते हैं। आज सत्ता से बाहर तो तकलीफ बहुत हो रही है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि जनता के बीच जाते, जनता से रूबरू होते तो शायद हेलीकॉप्टर मंत्री या हेलीकॉप्टर विधायक का उपाधि नहीं मिलता, इसलिए उनको हेलीकॉप्टर मंत्री। मैं राज्य मंत्री दर्जा जरूर प्राप्त है, लेकिन मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं कार से जाता हूं, जहां जरूरत पड़ता है बाइक से जाता हूं। हड़ेली घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जब उसके आगे गांव का मेरा प्रोटोकॉल बना हुआ, तब मेरे को वहां तक पुलिस कैंप तक जाने, गाड़ी को जब्त कर लिए, हेलमेट दिए, जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया। उसको पहनने के बाद 2 पुलिस वाले के बीच में बैठा कर मुझे मरकामपाल तक पहुंचाया गया, जहां लोग करीब 200-300 लोग इंतजार कर रहे थे। वहां जाते पूछे विधायक कौन है, मैं हूं बोलने से वहां चका गए। विधायक आदमी होता है, भगवान होता है, उनको ये भी नहीं मालूम था। और 75 साल में पहली बार वहां कोई विधायक पहुंचा। और आपको ये भी बता दूं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक कोई विधायक आज तक नहीं पहुंचा था, उन गांवों में मैंने पहुंचा। और 75 साल के बाद पहली बार शायद बोरिंग, हैंडपंप जिसको कहते, वो देखने को लोगों को मिला, नहीं तो झरिया पानी पीते थे। सवाल और था मेरा, आज भी शासन जिसका होता है, जिला अध्यक्ष होता है, जिला महामंत्री होता है, मैं देखा उनको जब भी फोन करो तो उनका कोई ना कोई पीए फोन उठाता है। आपके बारे में ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, आम जनता ने बताया कि डायरेक्ट चंदन कश्यप जी फोन उठाते हैं। ये सीधा हमारे मतदाताओं से जुड़े रहने के लिए अच्छा उपाय है, क्योंकि जो भी समस्या है या पीए को फोन करेंगे, पीए मुझ तक नहीं बता पाएगा, या पीएसओ उठाएगा, वो साथ में रहेगा बताएगा। मेरे पास सभी कॉल करते, मैं खाली रहता हूं जरूर फोन उठाता हूं। और यदि मैं काम में व्यस्त हूं या कोई कार्यक्रम में हूं, उस समय फोन नहीं उठाता। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म होता है फिर सबको अपने तरफ से कॉल करके पूछता हूं, किस लिए आपने कॉल किया था, बताइए क्या करना है। तब लोग आज भी मुझको विश्वास कर सीधा मुझको फोन करते, चाहे छोटे काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, उसलिए मुझको ही फोन करते हैं और मैं सबका फोन उठाता हूं। अब मैं थोड़े से राजनीतिक सवालों पे आ रहा हूं चंदन जी। नारायणपुर विधानसभा में 4 नए तहसीलों की स्थापना हुई है, जो काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। भानपुरी, मर्दापाल, छोटे डोंगर, और एक राजस्व अनुभाग है छोटे डोंगर, उसकी भी स्थापना हुई है, उरछा की भी स्थापना हुई है। ये वो जगह है जहां पर वाकई में ये बोला जाता था कि विकास पहुंच नहीं पाता। अब इन 4 तहसीलों के बनने से फायदा मिलेगा यहाँ की जनता को?
सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं, क्योंकि जब 2018 में आदरणीय मुख्यमंत्री बने यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो वैसी 75 साल तक जो बूझा नहीं गया था बूझमार, सबसे पहले उसको बूझने का प्रयास किया। और एक चीज आपको शुरू फिर से वापस जाते हुए बताना चाहूंगा मैं, सबसे पहले जब कमिश्नर बस्तर का आगाज हुआ तो 81-82 में भानपुरी को उप तहसील आदरणीय बलिराम कश्यप जी ने बनाया, लेकिन तहसील जगदलपुर में संचालित हो रहा था। फिर बस्तर तहसील का निर्माण हुआ तो बस्तर में संचालित हुआ और 18 तक संचालित हो रहा था। तब बलिराम कश्यप जी मंत्री, सांसद दिनेश कश्यप सांसद, आदरणीय केदार कश्यप मंत्री, उनको तीनों के होते हुए भी कभी जनता की भलाई नहीं चाहा। उस उप तहसील भानपुरी लाने के बारे में सोचा तक नहीं। जब मैं 18 में विधायक बना और 19 में जब यहाँ लाया तो हंसे लोग, ये तो बलिराम कश्यप जी ने बनाया, तुम लाके क्या किए, तहसील बना के दिखाओ। मैंने शहर स्वीकार कर सीधा गया मुख्यमंत्री के पास। आज मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल से बताया, कहा कि ऐसे बात है, तो बोले कुछ दिन रुक, एक एक ने में 4-4 तहसील दूंगा। तब कौन कौन सा नाम बता दे, बोले मैंने बता दे कोहकामेटा, छोटे डोंगर और मर्दापाल, भानपुरी। तो उन्होंने 17 सितंबर को वर्चुअल के माध्यम से इन तहसीलों की घोषणा की। तब जाके ये चारों तहसील हमने बनवाया, हमारे कांग्रेस सरकार ने बना, मेरे कार्यकाल में बना। मैं मुख्यमंत्री को और बधाई देना चाहूंगा कि ओरछा जैसे चीज को जो बुझने का प्रयास किया और 7,000 से अधिक मसाहती पट्टा वितरण भी किया, एक अनुभाग भी बनाया। और मर्दापाल, छोटे डोंगर और नारायणपुर में कन्या महाविद्यालय और स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में एमएससी कक्षाएं खोलना और छोटे डोंगर में कॉलेज की सौगात और मर्दापाल में भी कॉलेज की सौगात और हॉस्पिटल और स्वामी आत्मानंद नगरी माध्यमिक स्कूल मैंने वहां खुलवाया। भानपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम का खुलवाया। और सबसे बड़ी बात तो है, मर्दापाल क्षेत्र पहले भानपुरी में विधानसभा था और तीनों बाप बेटा मंत्री, सांसद, विधायक हुआ करते थे। उस समय से लेकर मर्दापाल के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि वहां कॉलेज की जरूरत है, महाविद्यालय की जरूरत है। उन्होंने मर्दापाल में जब भेंट मुलाकात में वहां कहा तो कुछ दिन रुक, मैं घोषणा करूंगा बोले। और जब भेंट मुलाकात में साथ साथ घूमता था और घूमते घूमते जब लास्ट हो रहा था केसकाल कोंगेरा में, तो वहां भी पीछे लगा था। मैं पीछे जाकर खड़ा हुआ, भैया यहाँ तो घोषणा कर दीजिए। फिर वहां से उन्होंने मर्दापाल कॉलेज की घोषणा की, आज अस्तित्व में आया। जो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर बच्चे जाते थे, उन बच्चों को आज वहां सुविधा मिल रही। लगभग 100 से ज्यादा बच्चे वहां प्रवेश ले चुके हैं और आज संचालित हो रहा है। चंदन जी, जितना मैंने नारायणपुर को जाना है, समझा है, घूमा है, भानपुरी बिल्कुल अलग एरिया, मर्दापाल बिल्कुल अलग तरह की तासीर, मैं विधानसभा पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और खास तौर से नारायणपुर जो जगह है वो बिल्कुल अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके की सोच, साधना मुश्किल होता है सभी को। देखिए, भानपुरी अलग क्षेत्र है। चाहते आदरणीय बलिराम कश्यप जी, क्योंकि पहले भानपुरी विधानसभा था, वो लुप्त हो गया। हम किधर जाएं, हम कहां राजनीति करें, ये स्थिति पैदा हो गई थी। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इसको चाहते तो बस्तर भी जोड़ सकते थे, कोंडागांव भी जोड़ सकते थे, नारायणपुर को अलग कर सकते थे, लेकिन ऐसा न करके अपनी वोट बैंक बचाने के लिए, अपना उम्मीदवारी बचाने के लिए भानपुरी और कोंडागांव जो मर्दापाल का हिस्सा है
उसी तक नारायणपुर में जोड़वाया। और यदि ऐसा होता भानपुरी में हम बस्तर में जोड़ देते भानपुरी को या कोंडागांव में जोड़ देते तो उम्मीदवारी करना इनका टेढ़ी खीर हो जाती। ये उनकी सोच थी। और रही बात आपने कहा कि विषम परिस्थितियां हैं, बिल्कुल है। हम यहाँ से निकलते हैं तो आदरणीय बलिराम कश्यप जी घर के आगे से कोंडागांव विधानसभा लग जाता है। उसके बाद फिर उधर 25 किलोमीटर जाते तब फिर वो नारायणपुर विधानसभा मिलता है। अने हमको बीच का जो 35 और 50 किलोमीटर का सफर जो करना पड़ता है कोंडागांव विधानसभा से गुजर फिर नारायणपुर विधानसभा में जाना होता है। और इतना विषम परिदृश्य नक्सलवाद का क्षेत्र है, मर्दापाल तो भर देना पे एक रूट का उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है, तब जाकर मुझको Z+ सुरक्षा दिया गया। इसलिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब मैं आदी हो गया, क्योंकि जहां जहां कोई विधायक नहीं पहुंचा, जहां जहां पुलिस वाले जाने नहीं देंगे, मैं वहां जाता, वहां पहुंचता। मैंने सुना है छोटे छोटे फुटबॉल के मैच में भी पहुंच जाते हैं कश्यप जी लोगों से मिलने के लिए। ये लोगों का प्यार है, मेरा नहीं है। मेरे जहां भी आमंत्रण करे, या कोई फुटबॉल हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, मैं सबको सहयोग भी करता हूँ, उत्साहवर्धन भी करता हूँ। और कोई आदमी का देहांत भी हो जाता है, पता भर चल रहा है, वहां जाता हूँ और सहयोग भी करता हूँ उनको बराबर में। चंदन कश्यप जी, नारायणपुर के ओरछा, जिसको आगे हम अबुझमाड़ के नाम से जानते हैं, ये कहा जाता था कि अबुझमाड़ एक ऐसी जगह है जिसको आज तक कोई बूझ नहीं पाया, लेकिन 7,000 से ज्यादा परिवारों को, लोगों को वहां पर महासती पट्टा दिया गया और ऐसे कई गांव हैं जिनका राजस्व सर्वे हो चुका है। ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं नारायणपुर के लिए। इसीलिए तो मैं मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल को बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अबुझमाड़ जो 70 साल किसी ने पूछने का प्रयास नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे चाहे भाजपा की रहे, किसी ने पूछने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे भूपेश बघेल जी, उन्होंने सत्ता संभालते सबसे पहला काम किया कि अबुझमाड़ को पूछा जाए, समझा जाए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी का दौरा ओरछा में हो चुका था और आज भी इंदिरा और राहुल राजीव के बारे में इतना बात करते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने उस अबुझमाड़ का सर्वे कराया, 7,000 से अधिक लोगों को पट्टा दिया। उस पट्टे में आज वो खेती करके धान को बेच रहे हैं, अपने वनोपज को बेच रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी वो आदिवासी परिवार ने, पिछड़ा वर्ग हो जाए, SC के हों, ये सभी लोग को लाभ बराबर मिल रहा है। आदिवासियों के लिए बहुत अलग तरह के शब्द होते हैं ये चंदन जी, माता गुड़ी, देवगुड़ी, घोटुल, इनके लिए जीर्णोद्धार के लिए भी सरकार ने काफी प्रयास किया, उस बारे में जरूर कुछ बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, सरगुजा और बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी की बहुलता है और यहाँ देवी देवताओं को हम मानते पूजते हैं, चाहे आम खाने का हो, अनाज खाने का हो या कुछ भी त्योहार होता है, सबसे पहले देवी देवताओं को दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तब जाके हम उस काम को शुरुआत करते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के गांव में निवास करने वाले देवी देवताओं को मानने वाले लोगों को, सबको, माता गुड़ियों को 5 लाख और घोटुल प्रथा जहां है, जिसको पहले थाना गुड़ी कहते थे हम लोग, उन जगह 10 लाख रुपए देके उनके आस्था के केंद्र, मंदिर या गुड़ी जिसको कहते हैं लोग, उनको बनाने का काम किया। और यहां तक कि पूरे समाज के लोग को अपने तरफ लाने का भी प्रयास किया इसके माध्यम से। आज कौन बचा है जो पढ़े लिखे बेरोजगार 12वीं पास है और 2.5 लाख से कम उनकी आमदनी वार्षिक है और 2 साल से पंजीयन कराए जीवित है, उनको हम सरकार की ओर से 2,500 की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से गांव के युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर तीज त्योहार में हो या खेल कूद में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हो, वो उसको मनमाने 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। और रही बात जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन,
ऐसे और मजदूरी करते, वो भी पंचायत के माध्यम से पंजीयन कराते हैं, तो उनको भी 7,000 2 किस्तों में दिया जा रहा है। और गांव में रहने वाले 8 पहरिया हो, बाजाम हो रहा हो, सिराहा गुनिया हो, या जो भी है, इस तरह के सभी व्यक्तियों को पंचायत में आवेदन करने पर सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार उनको मानदेय दे रही है। और यहां तक कि पंचायत के जो पंच हैं उनके मानदेय को भी डबल कर दिया गया। जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब के मानदेय को डबल कर दिया गया। और ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, पिछले 15 साल से दुख दर्द झेल रही, 5,000 7,000 नहीं हो सका, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 5 साल के अंदर उनको 10,000 रुपया मानदेय कर दिया, मितानी उनका आय बढ़ा दिया। अने अब सभी निवासियों, सभी मतदाताओं, सभी गांव के लोगों को मुख्यमंत्री की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। जब भी भेंट मुलाकात में सीएम साहब के साथ जाना हुआ, इस तरफ भी मैं केशकाल के आसपास आया था, सुकमा के आसपास गया, आपके क्षेत्र में भी आने का उनके साथ मुझे मौका मिला। वो कहते थे कि इस बार आदिवासी बैंक मांग रहा है, इस बार आदिवासी आत्मानंद स्कूल मांग रहा है, देवगुड़ी के लिए मांग रहा है, मातागुड़ी के लिए मांग रहा है। ये एक मील का पत्थर मांगते हैं कि पहले और अभी में काफी बदलाव है। आत्मानंद स्कूल अगर यहाँ का आदिवासी मांग रहा है तो सोचिए अपने बच्चों के लिए उसकी सोच क्या होगी। देखिए, जैसे जैसे मुख्यमंत्री के साथ मैं भेंट मुलाकात पे घूमता था, जहां जहां जगदलपुर में मिला, कोंडागांव में मिला, नारायणपुर में मिला, तो मुझे कहते थे, चंदन तू जहां खड़ा होता है भाषण वहीं मांग चालू कर देता है। तो मैं कहता था, मुझे 3 जिले के विधायक क्यों बनाए हुआ, क्या एक जगह बना तो मैं एक जगह से मांगता, मेरा अधिकार है, मैं आपसे मांगूंगा, इसलिए मैं मांगता हूं बोलता। और मैंने भानपुरी में स्वामी आत्मानंद को खुलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। उन्होंने कहा था कि हम ब्लॉकों में देंगे। मैं बोला ब्लॉक बहुत बड़ा है और ये संगठन मुझे यहाँ चाहिए। और सबसे पहले जब नारायणपुर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए और वहाँ रात्रि विश्राम हुआ, तो वहाँ सबसे पहले कोई समाज का व्यक्ति आया, मुझे सामाजिक भवन 5 लाख चाहिए। धीरे से बोलता है, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय सांसद दीपक बैज जी और मैं तीनों बैठे थे मंच में, हंसे सीएम साहब, बोले इससे क्या होगा, आजकल बाथरूम नहीं बनता है, अरे घर बनाने मांगो 10 लाख 20 लाख 50 लाख। तो अचंभित हो गए लोग, तो बोले फिर चलिए 10 लाख दी, चल दिया। उस वक्त तांता लग गया, हर समाज के लोग आए, जिला स्तर के लिए, ब्लॉक स्तर के लिए भवनों की कमी नहीं की, उन्होंने दिल खोल के दिया। आदिवासी समाज ने 2.5 करोड़ तक दिया। आपने कोंडागांव में देखा आदिवासी भवन कितना बड़ा बना है, नारायणपुर में कितना बड़ा बना है, जगदलपुर में कितना बड़ा बना है। तो मुख्यमंत्री ऐसे शायद भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जैसे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे छोटे छोटे वर्ग भी जो अपने अपने लोग हैं, अपना अपना समाज बनाए हैं, उन सबको देने का काम किया। और जगह जगह मेरे नारायणपुर विधानसभा में तो 20 से ज्यादा आत्मनिर्भर स्कूल संचालित है, जहाँ बच्चे आदिवासी पैसा दे के नहीं पढ़ सकते थे प्राइवेट स्कूलों में। आज जो बच्चे पहली में भी जाता हूँ, मैं 2-3 बार का बताऊंगा। मैं जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल गया तो बच्चे अंग्रेजी से मुझसे बात किए, तो मैं बोला पढ़ा लिखा नहीं हो, हिंदी में बात करो। नहीं, आप तो शिक्षक थे। मैं शिक्षक हिंदी माध्यम का था, मैं हिंदी माध्यम का शिक्षक था, मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझको नहीं आता, आप हिंदी में बोले बोल के हिंदी में बात करेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि भानपुरी में भी खुले, मर्दापाल में खुले, ओरछा में खुले, छोटोगर में खुले, कोहका मेटा में खुले, और नारायणपुर के उत्तर शहर 8-10 स्कूल खुले। ये मैं चाहता था, हुआ अपना सपना पूरा। आज बच्चे निःशुल्क उस विद्यालय में पढ़ के
जब बड़े होंगे 10-15 साल बाद निकलेंगे, शायद जगदलपुर जाए, कोंडागांव जाए, रायपुर जाए, दिल्ली जाए, तो बराटदार अंग्रेजी बोलेंगे और हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चे शिक्षितों के अच्छे पदों पर जाएंगे। विधायक जी, नारायणपुर की जनता बहुत भोली है। मैं देख रहा हूं बैठे हैं सब ये आदिवासी हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि नारायणपुर में ओरछा मार्ग मेरे ख्याल से सैंक्शन हो गया, जल्द से जल्द वो बनेगा। बहुत सारी ट्रकें आना जाना कर रही हैं। बीच का रास्ता मैं अगर बात करूं नारायणपुर से अंतागढ़ का, अंतागढ़ के बाद नारायणपुर, नारायणपुर से फिर कोंडागांव, ये रास्ता कब तक बनेगा, कब तक उम्मीद जाहिर करे जनता? देखिए, अभी मैं बताना चाहूंगा, पहले जो ओरछा रोड बना था 12 टन क्षमता का सड़क था। आज आमदई खदान के खुलने के बाद छोटे छोटे जो ग्रामीण हैं, हमारे भाई आदिवासी लोग हैं, उन्होंने वहां से दोहन चालू हुआ तो बड़े बड़े हाईवा 16 चक्के गाड़ी, 18 चक्के गाड़ियां, ट्रकें खरीदे और 40 से 60 टन से ऊपर तक क्षमता वाली गाड़ियां चल गई, जिसकी वजह से वो रोड उखड़ गई और मरम्मत चल रहा है। और मात्र आज 8 से 10 दिन आचार संहिता लगने रह गया। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ये बनेगा। स्कूलें बंद होते मैंने देखा है बस्तर में, काफी जगह की, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर की। ये सरकार में बंद पड़ी स्कूलों को खोला गया। बहुत अच्छी बात जो अजीत वसंत जी कहते हैं, मैं कल उनसे मिलने गया था विधायक जी, आपकी पहल पर उन्होंने ये भी साफ तौर पर बताया कि बच्चों को अब सुबह का नाश्ता भी हम दे रहे हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में मौजूद रहें। ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है नारायणपुर की जनता के लिए। ये आपको फिर से बता दूं, मैं एक शिक्षक रहा हूं। शिक्षक से मैं राजनीति में आया, उस समय भी मध्याह्न भोजन चल रहे थे, क्योंकि बच्चों को आकर्षित करने के लिए अच्छा सरकार का सुझाव और उपाय था और उसका प्रतिफल मिला भी। बच्चे आते थे, वही खाते थे, पढ़ते थे। आज कई ऐसे बच्चे जो गरीब घर के हैं, उन बच्चों को एक जगह में रख के हम अच्छे अच्छे संस्थानों में अध्ययन करेंगे, ये सोच के कोचिंग भी दे रहे हैं। वहाँ हम लोग नाश्ता भी या विकलांग बच्चे, ऐसे कई तरह के बच्चे स्कूलों में, उनको हम अच्छे भोजन कराएं ताकि बच्चे पढ़ने पर रुचि ले, वहाँ आए, देखें। तो उनके माता पिता भी आके उन जगह में आज बड़े खुश हैं। नारायणपुर में क्या है, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि सभी जगह नाश्ता देना चाहिए। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई अस्पतालों का भी निर्माण हुआ है, ऑपरेशन हो रहे हैं नारायणपुर में, अपने आप में बड़ी बात है। ये वो इलाका जहां पर डॉक्टर नहीं आना चाहते थे चंदन जी। मैं तो देखा हूं कि छोटा सा कट भी जाता था तो यहां से आपको जगदलपुर या फिर सीधा रायपुर भेजना पड़ता था। ऑपरेशन थिएटर भी संचालित हो रहा है अब ओरछा में। ये मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी बघेल जी की सोच थी कि हम दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाई बहन, जो गरीब तबके के लोग हैं, महंगे अस्पताल में जाके इलाज नहीं करा सकते, आवागमन की सुविधा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री दाई दीदी की योजना संचालित किया। जगह जब बाजार बाजार आज एम्बुलेंस जा रही है, इलाज वहीं निःशुल्क हो रहा है। उसी तर्ज पर ओरछा, जो नाम सुनते अबूझमाड़ कहते हैं लोग, वहां उन्होंने व्यवस्था कराई और वहां आज ऑपरेशन हो रहा है। और वहां के अपेक्षा मैं जब मर्दापाल में भी सामुदायिक केंद्र बड़ा वाला अस्पताल बनाता है 2.5 करोड़ का, भानपुर में भी बनवाया। उसी तर्ज पर सभी जगह पहले इतने डॉक्टर्स भी नहीं आते थे। आज भानपुर का ही उदाहरण दे दूं मैं, जब ये तीनों बाप बेटा मंत्री, सांसद, विधायक को 2 से 3 डॉक्टर हुआ, आज मैं 6-7 डॉक्टर के यहाँ व्यवस्था किया है। वहाँ महिला डॉक्टर भी है और अब जो रेफर सेंटर का, तो रेफर सेंटर नहीं रहा। मैं भी यहाँ आके देखता हूँ, सुबह शाम जाता हूँ, जब भी समय मिलता है मैं हाफ पैंट पहन के भी बाइक से निकल जाता हूँ, अस्पताल राउंड मार के आता हूँ, मिल के आता हूँ, देखता हूँ, सब अप टू डेट रहते। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जीर्ण शीर्ण हुआ था, वो अस्पताल भी 6-7 करोड़ रुपया देकर जीर्णोद्धार किया। आज वेंटिलेटर सुविधा भानपुर में उपलब्ध है और सभी रूम में एसी लगे हुए हैं। कोई परेशानी, आज कोई भी मरीज ठीक होगा तो मैं जल्दी घर जाऊंगा, बढ़िया जगह में सोने को मिल रहा है, ये सोचता है। विधायक जी, 2018 से 2023 तक का समय
कुछ साल कोविड-19 में खराब किया, 2 साल डेवलपमेंट रुका रहा। 2023 से लेकर 28 विधायक फिर चुनकर आते हैं चंदन कश्यप जी। तो ये जनता यहां पर बैठी है नारायणपुर की, क्या ऐसी चीज करना चाहते हैं इस जनता के लिए जो जनता हर समय चंदन कश्यप को याद रखे अगले 5 साल के लिए? देखिए, कोविड के होने के बाद हमने जैसी चुनाव जीत के काम प्रारंभ किया, दंतेवाड़ा उपचुनाव, चित्रकूट उपचुनाव, फिर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत चुनाव जो हम साल निकल गए, और जैसे काम करने फिर लगे कोविड आ गया। हमको तो मुश्किल से 2 ही साल मिला अच्छा काम करने का, लेकिन ये 2 साल में भी हमने वो काम कर दिया जो 15 साल के मंत्री जी नहीं कर पाए थे। उदाहरण बता रहा हूं, सड़कों का जाल भी आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, चाहे नारायणपुर से अंदर जाने के रोडें हो और कोंडागांव से आपका चित्रकूट निकलने का रोड हो, या मर्दापार से भाटपार जाने का रोड हो, हड़ेली जाने का हो, या भौरडिंग नदी में जो पत्थर पूजा करते थे पहले के मंदिर में बोट लेते थे, उस नदी में मैंने 4 पुलिया बना दिया, लगभग 160 करोड़ का। जोगी आलवार में पुलिया, आदनार में पुलिया, जहां आदरणीय मंत्री महोदय ने पत्थर पूजा किया था, पुल नहीं बनाया। फिर लखापुरी में पुलिया, फिर आज बॉर्डर कुथू क्षेत्र, वहां भी हमने लगभग 9 करोड़ का पुलिया भूमि पूजन किया और पुलिया बनना प्रारंभ हो चुका है। अभी बरसात के बाद शायद फरवरी मार्च तक कंप्लीट भी हो जाएंगे। चंदन जी, ये जनता है बैठी हुई है, कभी धर्मांतरण की आग में नारायणपुर बीच में जला था। मैं उसका जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि चुनाव तक ऐसी बहुत सारी घटनाएं बस्तर में देखने को मिलेंगी। क्या था वो? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद फिर देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने मुद्दे थे मुख्यमंत्री ने अपने में ले लिए। आज बस कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी शासन किया, उनके शासन काल में गांव-गांव में चर्च बने, धर्मांतरण हुआ। आज उन पर कोई मुद्दा नहीं है, तो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जात को जात से लड़ा रहे, भगवान को भगवान से लड़ा रहे, धर्म को धर्म से लड़ा रहे। आज कहां पर हिंदू ईसाई बन रहा है बताए? का उनके जेल में सपना तो नहीं आया था ना कि नारायणपुर में घटना होने वाला है। उस दिन कैसे पहले बार भाजपा के जो जिला थे रूपसाय सलाम जी, उस चर्च में क्या करने गए थे? मतलब भाजपा की सोची समझी साजिश थी, और पुलिस वाले को मार रहे हैं, पुलिस को सहयोग कर। वहां तो स्कूल भी लगता है ना, तो स्कूल बच्चे कैसे 50 पुलिस निकली वो जानती है। कभी किसी घर तो जाने वाले रहे नहीं। आज वोट कैसे पाऊं ये सोच के कहां आदमी मरा है पता करते, कहां छठी हो रहा है पता कर रहे हैं, कहां शादी हो रहा है पता, वहां जाकर बाजा बजाए नाच रहे हैं। 15 साल नाचने का समय नहीं मिला। आज धर्मांतरण आदरणीय भूपेश बघेल शासन काल में कहीं पर हुआ नहीं है। ये जो हुआ है पूर्व मंत्री आदरणीय केदार के शासन काल में हुआ है। भारतीय पर आंच नहीं राखी रण में, बैरियारों खून बहावन ने। अद्भुत वीर, महावीर, चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वो मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का एक नया प्रतिमान बना डाला। झुकना जिसने सीखा नहीं। बचपन में हम गाया करते थे, नीला घोड़ा रो असवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा चल तो ही जाजू रे। वो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। मेरे मित्रों, ऐसे वीर मेवाड़ के मुकुटमणि नहीं, वो भारत के मुकुटमणि है। वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ संकल्प और प्रण के लिए
अमर है महाराणा प्रताप। जब तक सूरज चांद सचमुच में रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा, 30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था।